स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आपको पता है कि फिजिक्स की आपकी चल रही है और फिजिक्स में आपका चैप्टर जो है बिल्कुल एंड टॉपिक है आपका। 3 टॉपिक आपके रह गए हैं और उसमें आपका ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट काफ़ी करा चुके हैं। और किताब का आपको नाम पता ही है कि यांत्रिकी एंड वे मोशन, मतलब मैकेनिक्स एंड वे मोशन आपका चल रहा है। और चैप्टर में आपका न्यूटन की यांत्रिकी चल रहा है। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें करा चुका हूँ। और आपको नोट्स चाहिए तो आपको मैं नंबर भी दे देता हूँ 9411009110। और टेलीग्राम की लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप सीधे ऐड हो जाइए। प्लस आपको एक चीज़ और बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। प्लस मैथमेटिक्स भी आपकी कंप्लीट होने को है। तो इसमें क्या है कि अगला टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, उसमें एक आपको क्या है कि कोणीय संवेग ऑफ ए सिस्टम का आपको ज्ञात करना है अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, मतलब जे वेक्टर फाइंड करना है आपको। किसके सेंटर ऑफ मास? जे वेक्टर। आर वेक्टर उसकी दूरी कुछ भी ले सकते हैं। पी आपका रेखीय संवेग। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। जे वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर सी एम प्लस आर वेक्टर सी एम इंटू पी वेक्टर, ये आपको सॉल्व करके लाना है। तो पहले इस चीज़ समझिए, आपको इसमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर मैं आपको नोटबुक पे समझाता हूँ कि हम 3 अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, एक हम 3 क्या लेते हैं, अक्ष लेते हैं। तो मैं ये 3 अक्ष ले रहा हूँ। ओके, और इन अक्ष के मैं नाम दे रहा हूँ। ये आपने एक्स ले ली, ये वाई अक्ष होगी आपकी, एक जेड अक्ष होगी। इन अक्षों में हम एक कोई कर्व ले लेंगे इस टाइप से। ठीक है, एक थोड़ा झुकाव के साथ ऐसे। और इसी में हमने कोई एक एंगल मान लिया और इस पे हमने ओ नाम इसको दे दिया और इसको मान लिया आर वेक्टर सी एम। इस समय जो आर वेक्टर सी एम माना और इसको आर वेक्टर आई। ठीक है, और इसको आर वेक्टर आई डैश मानना पड़ेगा। इसको आर वेक्टर सी एम सेंटर ऑफ मास के लिए है, ये आई, और इसको आई डैश मान लिया और इसको यहाँ पे मान लिया हमने एम आई। ठीक है, ये आपको सीधा यहाँ पे टच होगा। ये आपको सीधा यहाँ पे टच होगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आपको सीधा यहाँ पर टच होगा। ओके, इस लाइन से आपका टच होगा। तो इसका नाम यहाँ पे कह दिया हमने एम आई दे दिया। ठीक है, और इसमें हमने एम आई ले लिया। और इसमें मानना पड़ेगा कि किसी सिस्टम में एन पार्टिकल्स हैं जिसके ith पार्टिकल का मास, ith पार्टिकल मतलब अनंत आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका मास एम आई मान लिया। सेंटर ऑफ मास आपका सी मान लिया। रिलेटिव पोजीशन वेक्टर आर आई। ठीक है, और मतलब सेंटर ऑफ मास सी का ओरिजिन ओ के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर सी एम है, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव। तब ith पार्टिकल ओरिजिन ओ के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर आई निम्नलिखित होगा। तो मैं क्या इनके सबके पोजीशन वेक्टर निकालें, आर वेक्टर आई का, बी वेक्टर आई का निकालेंगे, फिर हम पी वेक्टर आई के निकालेंगे। समझिए ध्यान से बिल्कुल, आपको थोड़ा सा टॉपिक है, आपको समझ आएगा। हमने आर वेक्टर आई का पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो आपका कितने निकल कर आता है आर वेक्टर आई डैश प्लस आर वेक्टर सी एम। इसको हम इक्वेशन ए मान लेंगे। सिमिलरली ith मतलब ith पार्टिकल की ओरिजिन मतलब आपका जो पॉइंट्स है, केंद्र के का ओरिजिन ओ के रिलेटिव वेलोसिटी, ओरिजिन ओ के रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकल के आएगी आपकी वी वेक्टर आई इक्वल टू वी वेक्टर आई डैश प्लस वी वेक्टर सी है। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लेंगे। आर और बी निकाल लिया आपने, उसके बाद हमको उसमें पी निकालना पड़ेगा। तो सिमिलरली ith पार्टिकल का एक मिनट की थोड़ा सा सिमिलरली ith पार्टिकल का ओरिजिन ओ से आपका ओरिजिन कौन सा है? आपका ओरिजिन ये ओरिजिन ओ से रिलेटिव लीनियर मोमेंटम मतलब रिलेटिव आपका लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग। ओके, तो आपका क्या होगा पी वेक्टर आई इक्वल टू पी वेक्टर आई डैश प्लस पी वेक्टर सी एम। ओके, तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। पी वेक्टर आई इक्वल टू, इसकी जगह हम पी वेक्टर आई डैश नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसकी जगह हम चेंजिंग करेंगे। तो आपको पता है पी बराबर एम भी होता है, तो इसकी हम एम की जगह एम आई रख सकते हैं और बी की जगह बी वेक्टर सी एम, सॉरी इंटू बी वेक्टर सी एम। इक्वेशन हमने इसको 3 मान ली। इसमें करते क्या, कंप्लीट सिस्टम का ओरिजिन ओ के रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम निगलेक्ट होगा। जो आपको मैंने लास्ट डेरिवेशन कराया उसमें आपको मैंने चीज़ बताई थी कि आपको टोटल
एंगुलर मोमेंटम जब फाइंड करते हैं तो आपका निकल के आता है जे वेक्टर इक्वल टू एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 आर आई वेक्टर इंटू पी वेक्टर आई। ओके, जो आपको मैंने समझाया था। तो आपकी इक्वेशन इसमें कौन कौन सी काम आएगी, आर की इक्वेशन और, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों इक्वेशन आपकी काम आएंगी और आर की और पी की वैल्यूज में पुट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड के इसमें पुट कर दीजिए तो आपका निकल के आएगा जे वेक्टर इक्वल टू एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो आर वेक्टर आई प्लस आर वेक्टर सी एम, क्योंकि हम आर वेक्टर आई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, डैश आएगा इंटू का साइन है, इंटू यहाँ पे किसकी पी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो पी आई डैश वेक्टर नहीं आएगा, पी आई डैश प्लस एम आई वी वेक्टर सी एम। तो आगे समझिए, इसमें इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जे वेक्टर इक्वल टू एन सिग्मा आई इक्वल टू 1। इस चीज़ के बारे में आपको जो फर्स्ट वीडियो आपको बताई थी मैंने उसके बारे में बता दिया है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आर वेक्टर आई डैश प्लस पी ओनली ऐसे ही रहेगा आई डैश प्लस एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप आर वेक्टर आई डैश एम आई इंटू बी वेक्टर सी एम प्लस एन सिग्मा इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे आर वेक्टर डैश सी एम इंटू पी आई प्लस एन सिग्मा आई इक्वल टू 1। अब इसकी मल्टीप्लाई आपकी इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, इससे आर वेक्टर सी एम इंटू एम आई बी वेक्टर सी एम, ठीक, मल्टीप्लाई होगी। और इसमें एक चीज़ आप समझिए, इसको हम क्या करेंगे कि आर आई और पी डैश आपको एस्टेज रखनी है, मतलब जी वेक्टर इक्वल टू एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 आर वेक्टर आई डैश प्लस पी आई डैश, ठीक है, वेक्टर नहीं है इसके, ठीक है। और वेक्टर लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और वेक्टर ना भी लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर आप चाहें तो पी पे लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया, उसके बाद प्लस एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसमें से इसको कॉमन ले लिया है, ठीक है, इसको एम आई वैक्टर सी एम को कॉमन ले लिया। सर इसको हम कॉमन लेंगे तो आपका कितने, एक तो निकल का आएगा आर वेक्टर आई डैश निकल का आएगा और आपका निकल का आएगा प्लस आर वेक्टर सी एम। तो आपका ये कितना कॉमन लिया था, आई एम आई वेक्टर सी एम कॉमन लिया था। उसके बाद कितना बचा आपका, एक आर डैश, ये आपका कितना बचा आर डैश सी एम बचा इधर, और एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, और यहाँ आपका पी वेक्टर आई बचा, पी आई बचा ओनली। अब वेक्टर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक मेन पॉइंट है कि बट एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 आर आई इंटू पी आई बराबर आपका होता है टोटल एंगुलर आपका होता है मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, आपका अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास आर आई इंटू पी आई निकल के बराबर जे वेक्टर सी एम। तो किसी इसमें लिखें किसी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल लीनियर मोमेंटम 0 होता है। एक पॉइंट आपको मैं लिखाया था, इस नोटबुक समझ लिया आप। किसी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल लीनियर मोमेंटम आपका रेखीय संवेग 0 होता है, मतलब आपकी पी आई की वैल्यू 0 होती है सिस्टम में सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो यहाँ पे क्या रख देंगे आप, तब देन लैंग्वेज आप लिख के उसके बाद नोट से देन एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 पी आई इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट
और सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आपका कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। तो उसकी जगह हम जे वेक्टर इक्वल टू आर आई इंटू पी आई को क्या लिखेंगे, इक्वेशन, इसको आप कोई सी इक्वेशन मान लीजिए, थर्ड तो आपने 4 इक्वेशन मान लीजिए, जे वेक्टर सी एम, ओके, प्लस एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, आपका बचा आर आई वेक्ट और प्लस आर वेक्टर सी एम। तो इसके लिए हम अभी एस्टेज उतारेंगे, आर आई डैश प्लस आर वेक्टर सी एम, और इंटू में आपका चल रहा है एम आई वी वेक्टर सी एम, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पी आई की वैल्यू 0 प्लस 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से समझिए, आगे समझिए। और आप फर्स्ट इक्वेशन देख ली क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी है कि आर आई इक्वल टू आर वाई वेक्टर प्लस आर वेक्टर सी एम। अब वैल्यू तो यहाँ भी समझ लीजिए, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप समझिए कि इसकी जगह आपकी किसकी वैल्यू आएगी, आर वेक्टर ही निकल के आएगी, क्योंकि इसकी जगह आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है क्या मिलेगा, आर वेक्टर। तो जे वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर सी एम आपका निकल के आ गया, प्लस एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, इसकी जगह आपको कितना आएगा, आर वेक्टर आई आ गया, इंटू आपका कितना चल रहा है, एम आई वी वेक्टर सी एम चल रहा है। तो आप इसको इक्वेशन याद रखिए, जे वेक्टर आपको क्या निकल आएगी। तो यहाँ से आपकी जे वेक्टर इक्वल टू निकल के आई, जे वेक्टर सी एम प्लस एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 आर वेक्टर आई इंटू एम आई बी वेक्टर सी एम, ओके। उसके बाद जे वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर सी एम प्लस एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, और हमने एम आई और आर आई को अंदर ले लिया, एम आई इंटू आर आई वेक्टर, और बाहर कर दिया वी वेक्टर सी एम। तो इसमें आपको समझिए, बट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि आपको मैं स्टडी करा चुका हूँ, क्या होती है, आर वेक्टर सी एम इक्वल टू, या आर कैपिटल भी लिख सकते हैं, इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, डेटा आपकी कहाँ तक होती है, MN RN वेक्टर तक अपॉन M1 प्लस M2, और डेटा आपका चलता रहेगा। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आर की वैल्यू फाइंड होगी, तो आर वेक्टर सी एम बराबर आपका क्या निकल के आएगा, वेक्टर सी एम इक्वल टू आपका निकल के आएगा 1 अपॉन एम बाहर ले लेंगे आप, तो एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, देखिए M1 प्लस M2 क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, और टोटल का हम क्या लगाएंगे, समेशन का साइन, और समेशन का साइन लगाने के बाद ये आएगा एम आई और आर आई वेक्टर आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर सी एम, तो जे वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर सी एम प्लस एम, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और एम आई आर की जगह सीधे आप क्या लिखेंगे, आर वेक्टर सी एम यहाँ सब एम आई और आर आई वेक्टर वाला आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से एम आई और आर आई वेक्टर में निकलेंगे एम, इसको लिख सकते हैं आप आर वेक्टर सी एम या एम आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका निकल के आएगा एम लगेगा यहाँ पर, और ये निकल के आएगा आर वेक्टर सी एम, इंटू में आपका निकल के आएगा वी वेक्टर सी एम। तो जे वेक्टर इक्वल टू आपका आएगा जे वेक्टर सी एम प्लस आर वेक्टर सी एम प्लस एम बी वेक्टर सी एम, प्लस का साइन आएगा, ओके। तो उसके बाद जे वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर सी एम प्लस आर वेक्टर सी एम इंटू यहाँ पे इंटू एम बी वेक्टर सी एम। आपको पता ही है कि एम बी वेक्टर की का किसका मान होता है, बी का मान होता है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पी यूज कर सकते हैं। तो जे वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर सी एम प्लस आर वेक्टर सी एम, और इंटू में आपका क्या है, पी वेक्टर, इंटू आपका इंटू पी वेक्टर, ये आपका प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन में आपको जैसे पूछा था कि जे वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर सी एम प्लस आर वेक्टर सी एम इंटू पी वेक्टर, तो यही किसी सिस्टम और पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन है। सेंटर ऑफ मास मतलब आर सी एम के रिलेटिव, यहाँ पे सी एम लगा सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट आपको दिए वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट आपको तैयार करके जाना है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है।
तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम किसी बॉडी पर अप्लाइड कंजर्वेटिव फोर्स में संरक्षी बल द्वारा किया गया वर्क, जिसका वर्क संरक्षी बल का मतलब जिसके द्वारा किया गया वर्क हमें प्राप्त हो सके, किया गया वर्क उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी का मतलब के, चेंज का मतलब आपका डेल्टा, कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। तो डब्लू मतलब किया गया कार्य इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मतलब के का मतलब काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा का मतलब किया गया कार्य, मतलब चेंजेस इसमें। तुम क्या करते हैं कि माना एम मास की एक बॉडी पर एफ कंजर्वेटिव फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लगता है, कि हमने एक्स दिशा में किसी एक पेन है और पेन की दिशा आपकी एक्स है, तो हमने एक्स दिशा में इस पेन को बल लगा दिया, तो इसकी दिशा मान लो x1 में इधर को हमने चेंज किया, या पेन ऐसे हमने इसको ऐसे घुमा दिया, तो हम इसकी स्थिति अभी x1 है और पकड़ के हमने इसको ऐसे घुमा दिया, इस पर वर्क कर दिया, तो यहाँ पे कहाँ पहुँच गई आपकी, मान लीजिए यहाँ पे आपकी x2 स्थिति पर पहुँच गई, ठीक है, x2 स्थिति पर पहुँच जाती है और उसकी वेलोसिटी v1 से बढ़कर v2 हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी आपकी वेग भी आपका चेंज हो जाएगा। तब इस डिस्प्लेसमेंट में किया गया वर्क निम्नलिखित होगा, ये तो समझिए। तो किया गया वर्क निम्नलिखित होगा, तो वर्क की क्या, तो वर्क इक्वल टू आपका क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स मतलब बल इंटू डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कह सकते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट आपका विस्थापन होता है, वर्क कार्य, फोर्स बल, डिस्प्लेसमेंट आपका विस्थापन। तो डब्ल्यू इक्वल टू x1 से x2 आपने कार्य किया और f कार्य किया और dx आपका विस्थापन हुआ, इसको इक्वेशन बनवा लेंगे। और बट आपका क्या होता है, f इक्वल टू आपका होता है ma और a इक्वल टू होता है आपका dv/dt, जो आपकी मैं फर्स्ट आपका जो मैंने वीडियो समझाई थी, फर्स्ट वीडियो, उसको मैं आपको करा चुका हूँ। उसके बाद इसकी दोनों की वैल्यू में इसमें क्या है पुट कर देंगे, a बराबर m है और a से यहाँ पे d होता है d बराबर d2, तो f इक्वल टू m इंटू dv/dt, इसकी वैल्यू लगा दी। उसके बाद क्या करते हैं कि dx/dx इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि f इक्वल टू, समझिए, f इक्वल टू m dx/dt। पहले आप ये समझिए कि हम लेके क्या आना है, आपको लेके आना है mr स्क्वायर में, तो आपको कहीं ना कहीं से स्क्वायर बनाना है और हाफ भी लेके आना है। तो इस चीज़ को हम चेंज स्टार्टिंग में समझ आते हैं। और dv/dx, एक एक्स हमने इसके नीचे ले लिया और एक एक्स यहाँ पे ले लिया, और चूंकि आपको पता ही है कि dx/dt एक्स दूरी होती है, तो क्या होगी आपकी वेलोसिटी होगी, जिससे हम लिखते हैं v से। तो f इक्वल टू एम बी इंटू dv/dx आ गया। अप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट, अप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या है इसमें पुट करना है। तो w इक्वल टू आपने कहाँ से चेंजेस की, x1 से x2 चेंजेस की, m इंटू वी इंटू dv/dx, इसका करेंगे हम क्या इंटीग्रेशन। तो w इक्वल टू m कॉमन है, हमने बाहर ले लिया, और x1 x2 से हमने क्या किया, आपकी वेलोसिटी v1 v2 ले लिया, क्योंकि अंदर आपकी वेलोसिटी है v इंटू डी। ओके, क्यों कैसे ले लिया आपको पता होना चाहिए कि हम इसकी लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं। तो लिमिट्स के लिए हमने b का फंक्शन ले लिया इसलिए। ओके, तो w इक्वल टू m निकल का है आपका ये, और आपको पता ही है इसका इंडिकेशन क्या होता है, इसका इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर आपकी घात एक है, तो एक घात इसमें ऐड हो जाती है, मतलब ये b स्क्वायर हो जाएगा, और एक घात नीचे ऐड होकर आपकी ऐड हो जाती है, मतलब जो घात आपकी ऊपर आएगी वही घात नीचे लिखते हैं, और v1 से v2 तक आपका क्या कर रहे हैं, आपका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। समझिए आगे, w इक्वल टू m बाहर ही चल रहा है आपका, और ये हो जाएगा वी बी, पहले करते हैं हाईएस्ट लेवल की, हाईएस्ट लेवल का आपकी क्या है कि v2, तो v2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लगा करते हैं v1 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और उसके बाद इसके मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो w इक्वल टू आपका निकल का आएगा, 1/2 तो बाहर ले लें, 1/2 तो है आपकी ये, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझिए, तो हाफ m v1 स्क्वायर क्या होगा आपका, v1 से v1 मतलब आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब प्रारंभिक, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, या के इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, और हाफ m v2 स्क्वायर आपका क्या होगा के ई, फाइनल के ई, फाइनल का मतलब आपकी अंतिम या फाइनल के ई, या इसे लिख सकते हैं के एफ मतलब फाइनल, या K2 देख सकते हैं। ओके, तो W इक्वल टू आपका क्या निकल का आएगा यहाँ से, के एफ फाइनल माइनस के आई, तो के एफ माइनस के आई या K2 माइनस या के या क्या, या मैंने आपको या का साइन लगाया K2 माइनस K1, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, W इक्वल टू K2 माइनस K1 को आप डेल्टा लिख सकते हैं, सॉरी चेंजेस के लिए, और इसको आप डेल्टा K2 माइनस K1 को आप डेल्टा K लिख सकते हैं।
तो ये हमारा क्या है, प्रूव हो गया। और इसमें आपका लास्ट टॉपिक बता इस चैप्टर में। तो ये आपका परीक्षा की दृष्टि से कंप्लीट नहीं है आपका, सॉरी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसको ना करें आपको तो भी सही रहेगा। लेकिन आपको इसके बारे में समझा दूँ चैप्टर थोड़े इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये कह रहे हैं, सो दैट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एज सीन फ्रॉम अनदर पार्टिकल विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप की गति दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष हमेशा एक सरल रेखा में होगी। तो क्या करते हैं, इसमें एक बाई पॉइंट लेते हैं, बाई एक्स लेते हैं, एक्स अक्स लेते हैं। दो आप क्या है कि इसमें एक प्रक्षेप खींचते हैं, एक ओ डैश और आप दूसरा खींचते हैं आप ओ डबल डैश। ओ डैश की दूरी आप यहाँ से x1 मानेंगे और यहाँ से आप इसकी दूरी x2 मानेंगे। यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमने क्या कर ली, बाई 2 मान ली, और यहाँ सॉरी बाई 1 मान ली, और यहाँ से इसकी बाई 1 मान ली, और इसको मान ली P1, इसको मान ली P2। तो P1 पॉइंट मान ली हमने x1 बाई 1 और यहाँ पे मान ली हमने x2 बाई 2। इसकी चालें ले ली हमने, कितनी ले ली, U1 U2। तो इसकी लैंग्वेज लिख देंगे थोड़ी सी। माना एक्स वाई प्लेन में पॉइंट ओ से दो पार्टिकल प्रक्षेप क्रमशः एल्फा एंड एल्फा 2। पार्टिकल्स के नाम हमने क्या रख दिए, एल्फा एंड एल्फा 2 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल्स पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो पॉइंट ओ एंड डोज पर आकर गिरते हैं। ठीक है, ये आपके गिर रहे हैं। पाथ के हाईएस्ट P1 एंड P2 हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 बाई 1 x2 बाई 2 हैं। तो प्रोजेक्टाइल्स की वेलोसिटी U1 U2 के निम्न 2 फॉलोइंग कंपोनेंट्स होंगे। तो आपको 2 कंपोनेंट्स निकालने होते हैं। एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब 36 कंपोनेंट्स, और आपको होता है एक 36 होता है, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ओके, वैसे वर्टिकल इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको ये पढ़े होंगे, आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी किए होंगे या आपने मैथमेटिक्स में स्टडी किए होंगे। तो यहाँ आपको मैं ओनली बता रहा हूँ। इसका होता है U1 कॉज अल्फा 1 U2 कॉज अल्फा 2, 36 घटक प्रतिशत का। और यहाँ पे आपको ऊर्ध्वाधर होता है U1 साइन अल्फा 1 U2 साइन अल्फा 2। तो इतना आपको याद रखना है कि वर्टिकल में साइन लिया जाता है और हॉरिजॉन्टल में आपका कॉज लिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि H इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो H क्या आती है आपकी ऊंचाई, और आपने आपको ऊंचाई कितनी ले रखी है, आप बाई में ले रखी है। तो U1 और ऐसा U की वैल्यू, U1 की वैल्यू कितनी है आपकी, U1 साइन अल्फा 1t माइनस हाफ GT स्क्वायर। यहीं से बाई 2 निकालेंगे U2 साइन अल्फा 2 माइनस हाफ GT स्क्वायर, जो कि आपकी ये वैल्यूज दे रखी हैं U1 और ज़्यादातर। उसके बाद इक्वेशन 2 इक्वेशन -2। इक्वेशन 2 हमने फर्स्ट मान ली इसको, फर्स्ट 2 मान ली इसको। इक्वेशन 2 x2 माइनस x1 इक्वल टू, इसमें इसको घटा दिया, और हमने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को घटा दिया। दोनों इक्वेशन आ गई आपकी। उसके बाद इक्वेशन 6 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 5 से। मतलब कुल मिला के हमें बाई को ऊपर रखना है, साइन के फंक्शन को ऊपर रखना है। बाई 2 माइनस बाई 1 अपन x2 माइनस x1 इक्वल टू E2 साइन अल्फा 2 माइनस U1 साइन अल्फा 1 U2 कॉज अल्फा 2 माइनस U1 कॉज अल्फा 1। टी हमने बाहर ले लिया और टी को बाहर लेके आपने कैंसिल कर दिया। तो बाई 2 माइनस बाई 1 इक्वल टू वाई, और x2 माइनस x1 इक्वल टू x हो गया आपका। तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, U2 साइन अल्फा 2 माइनस U1 साइन अल्फा 1, ये आ गया। और U2 कॉज अल्फा 2 माइनस U1 कॉज अल्फा 1 बराबर m होता है, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है, आगे चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपका बाई अपॉन एक्स, बाई 2 माइनस बाई 1 को आप बाई लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 को आप x लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, m। तो बाई बराबर आपका आ गया m x। तो एवं इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बाई इक्वल टू एम एक्स होती है, कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के रिलेटिव स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको लेसन कराऊंगा पहले 3। लेसन 3 आपको इसलिए कराऊंगा, थोड़ा सिंपल भी चैप्टर है और इक्वेशन आपका हार्ड है, तो आपको समझ नहीं आएगा इतनी जल्दी। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका सब मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स कराता हूँ मैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। आपने प्लेलिस्ट आपको निकालनी नहीं आती तो मैंने आपको एक वीडियो डाल रखी, प्लेलिस्ट कैसे देखें, शॉर्ट्स में जाकर आप देख सकते हैं, चैनल को ओपन करके सीधे। और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको टोटल की लिंक मैं इसमें डाल दूंगा।